अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ आरज़ू काज़मी और हमेशा की तरह मेरे यूट्यूब चैनल पर हैं और हमारे साथ हैं आपके जाने-पहचाने और आपके फ़ेवरेट डॉक्टर अभिषेक मिश्रा जी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब कि आज आप आए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। कल लोगों ने आपको इतना पूछा कि हमें लगा कि मतलब हम फालतू हैं कि हम बैठ गए हैं करो बात कर। हर कोई लिख रहा है डॉक्टर साहब का है, डॉक्टर साहब का है। तो मुझे लगा कि शायद मतलब लोग मुझे नहीं सुनना चाह रहे और आपको ही सुनना चाह रहे थे और कल बहुत लोगों ने आपको पूछा और आज खबर ऐसी थी कि मैंने कहा कि आज तो कहीं से पकड़ के डॉक्टर साहब को मैंने लाना है। आप तो जानते ही हैं कि ट्रंप ने जो है वो शोले फिल्म का गाना गाया है मोदी जी के लिए कि ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। तो लोग कह रहे जी बहुत बड़ा यू टर्न मारा है। वैसे तो खैर इमरान खान के फैन है, दोस्त भी है इमरान खान के, ट्रंप ऐसा इमरान खान कहते हैं। तो मेरे ख्याल इमरान खान की तरह उन्होंने भी यू टर्न मारना सीख लिया है। तो क्या कहेंगे आप, ये अचानक से ट्रंप जो है वो ऐसे मुड़ कैसे गए, मुकर कैसे गए और उन्होंने अपना एकदम अपना जो कमेंट था या अपना जो स्टेटमेंट था वो चेंज करके और मोदी जी ने भी वैसे बड़ा वेलकम दिया है। मोदी जी ने भी उनको फौरन ही जो है वो जैसे कहते हैं हाथों हाथ ले लिया है। अम, सबसे पहले तो आरजू जी कि मुझसे ज्यादा लोग आपको सुनना पसंद करते हैं, लोग आपके फैन हैं, मैं खुद उनमें से एक हूँ। बट यू आर वेरी हम्बल कि आप ऐसा बोल रही हैं कि लोग मुझे पूछ रहे थे, बहुत तो पूछे थैंक थे सर, मैंने स्क्रीन पे दिखाया भी है, बहुत मैसेजेस मैंने स्क्रीन पे दिखाए हैं, यकीन करें। जी। मैं लोग मेनली आपके लिए आते हैं, सो थैंक यू सो मच कि आप अपना प्लेटफॉर्म देती हैं। अच्छा देखिए आरजू जी, ऐसा है कि ये जो ट्रम्प साहब के और मोदी साहब के बीच में चला, ये तो होना था, इट वाज ऑलवेज ऑन द कार्ड। क्योंकि इंडिया इज एट द कस्प ऑफ बिकमिंग व्हाट इंडिया वाज। कुछ इंटरनल और एक्सटर्नल रेजिलियंस आएगी या रेजिस्टेंस आएगा, सॉरी, उसको हमें देखना होगा। बाकी जो है वी आर गोइंग टू बी वन ऑफ द बिगेस्ट पावर दैट वी हैव बीन एवर। हाँ, ये बात अलग है कि हमारी पावर का जो डेफिनेशन है, वो डेफिनेशन मिलिट्री माइट, सबजुगेशन, एनहाइलेशन, किलिंग, स्मैमिंग, रेपिंग नहीं है। हमारी पावर है पावर ऑफ लव, पावर ऑफ हीलिंग, पावर ऑफ इमोशनल टच, पावर ऑफ इमोशनल अंडरस्टैंडिंग। ये है पावर ऑफ टेकिंग एवरीवन अलोंग। दिस इज व्हाट इंडिया बेसिकली रिप्रेजेंट्स एंड स्टैंड्स फॉर। तो ये इट वाज अबाउट द टाइम ट्रम्प साहब को समझ में आया, प्लस यूरोपियन यूनियन और उनके जितने वेस्ट के अलाइज थे। आपको मैंने कल सुनाया ही था, फिनिश राष्ट्रपति ने एकदम अनइक्विवोकली उन्होंने कहा कि अगर आप इंडिया को छोड़ते हैं तो योर गेम इज ओवर, वी विल लूज इट फॉर गुड। तो वेस्ट की भी मजबूरी है कि आप इंडिया को छोड़ नहीं सकते, क्योंकि आप अगर क्षमा कीजिएगा, आप अगर इंडिया और यूएस को मिला लें तो ये बड़ी पावर बन जाती है। आप देखिए, ऐसे देखिए, इंडिया और यूएस, आज देखिए यूएस मेरे ख्याल से 23 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी होगी। इंडिया पीपीपी के टर्म में 10-15 ट्रिलियन है, हम चले 12 भी मान, 10 मान लेते हैं, तो ये हो जाता है 33 ट्रिलियन डॉलर। उसमें आप अगर G7 को जोड़ लीजिए, G7 को, तो ये बना देता है अनदर, इसको आई वुड से 50 ट्रिलियन डॉलर। अगर आप रशिया और चाइना को एक साथ जोड़िएगा तो ये जुड़ करके भी बहुत होगा, तो 22 से 23 ट्रिलियन डॉलर। इंडिया, अब इसका इंडिया को इधर से निकाल के जरा इधर जोड़ दीजिए। चाइना है करीबन 18-20 ट्रिलियन डॉलर, इंडिया है 10 ट्रिलियन डॉलर, 12 ट्रिलियन भी मान, 10 मान लें, 28 ट्रिलियन डॉलर। चाइना 2 ट्रिलियन डॉलर, 30 ट्रिलियन इधर हो जाता है। और उधर अगर आप रखिएगा तो क्या नाम है, यूएस प्लस प्लस वो दे स्टिल रिमेन अराउंड 33 ट्रिलियन डॉलर। तो इंडिया जिधर टिल्ट होगा, पावर उधर चली जाएगी, ये तो निश्चित है, इट्स फोरगोन कंक्लूजन। इंडिया खुद एक चाइना जैसा जिसे कह लीजिए एस्पिरेशन हम नहीं रखते। हम दुनिया को सब्जुगेट करने का नहीं रखते। हम एक मिलिट्री माइट बनना चाहते हैं, बिल्कुल सच है। हम इकोनॉमिक माइट भी बनना चाहते हैं, मगर हम सबके साथ चलना चाहते हैं, क्योंकि हमारी शिक्षा में ही सर्वधर्म संभाव है। और धर्म सिर्फ किसी भगवान से पैदा हुए रिलीजन का नाम नहीं है, बल्कि जीवन शैली का नाम है। हम सारी जीवन शैलियों का रिस्पेक्ट करते हैं। तो ये बात वेस्ट को समझ में आ गई, और वेस्ट को ये बात 25 से 30 साल पहले समझ में आ गई थी, क्योंकि चाइना की खास बात यह है
कि चाइना जो बना है वो अमेरिका से पैसे लेकर के ही चाइना बना, चाइना को चाइना अमेरिका ने बनवाया। तो ये बात चाइना को समझ में आ गई है, अरे अमेरिका को समझ में आ गई कि दे क्रिएटेड अ प्रॉब्लम फॉर देमसेल्व्स एज वेल एज फॉर अदर्स। तो ये आप होना लोगों का चाहिए। चाइना की तरफ जाना भी तो अमेरिका को मेरे ख्याल फिक्र हो गई, कह रहे ये क्या हुआ है, ये तो शी जिनपिंग के साथ खड़े हुए हैं मोदी जी 7 साल के बाद। तो ये चीज भी तो कहीं ना कहीं काउंट होती है। इमेजिन इमेजिन अ तराजू, उस तराजू में 2-2 किलो के बटखरे रखे हुए हैं। अब उसके बाद आपके पास आधा किलो का बटखरा है, आपने जिधर उसको रखा वो बेहतर हो जाएगा। हम वही आधे किलो का बटखरा है इस समय, ठीक है ना, जो बढ़ करके 5-10 किलो भी होने की संभावना हम रखते हैं। तो देयरफॉर बॉटम लाइन ये कि इंडिया इज गोइंग टू बी द पावर, बट एक बात याद रखिएगा, हम तराजू के दोनों तरफ लगने वाले बटखरे नहीं होंगे। हम वो कांटा हैं जो कि इधर से उधर रहेगा हमारा, ना हम किसी में शामिल होंगे और ना हम किसी के अगेंस्ट में होंगे। वी आर नीदर इन फेवर ऑफ समवन नॉर अगेंस्ट ऑफ समवन, वी आर विद आवरसेल्व्स, हम सिर्फ अपने साथ हैं। और हम मानवतावादी हैं, ह्यूमैनिस्ट हैं, ह्यूमैनिटी में विश्वास करते हैं, हम रूल बेस्ड ऑर्डर का समर्थन करते हैं, हम रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर का समर्थन करते हैं, हम डेमोक्रेसी का समर्थन करते हैं। बट अगर कोई ये समझ रहा है कि वो हमें बटखरे की तरह इधर से उधर रखेगा तो ये होगा नहीं। हम वो कांटा है जो आपको ये बताएगा कि किधर टिल्ट होने से पावर आएगा। लेकिन सर ट्रम्प भी हर 2 दिन के बाद अपनी स्टेटमेंट बदल लेते हैं। अभी इस चीज पे कितने दिन वो रहने वाले कि भारत इंपॉर्टेंट कंट्री है या मोदी जी के साथ बहुत दोस्ती है, क्या पता कल सुबह का वोट है तो कुछ और बात कर दें, तो फिर क्या करेंगे आप लोग? आप भरोसा कर सकते हैं ट्रम्प पे? मतलब ये एज अ बात, पाकिस्तानी मैं तो भरोसा नहीं कर सकती ट्रम्प के ऊपर। ट्रम्प इस कभी बात पे पाकिस्तान आप, को कुछ कहता है, कभी कुछ। जी। इस बात पे तो आपको भरोसा करना पड़ेगा। कारण ये है कि ट्रम्प साहब नहीं बोल रहे हैं, ट्रम्प साहब को बुलवाया गया है। ट्रम्प साहब ने जब फोटो देखी और ये सब देखी तो ये उनको समझाया गया। यूरोपियन यूनियन के जो लीडर्स थे, जो फिनलैंड के लीडर्स हैं, सारी दुनिया उनको समझा रही है कि जो 25 साल में मेहनत करके हम भारत के साथ रिश्ता बनाए हैं तुम उसको तोड़ने पे लगे हो क्या भैया। तो ये वो चीज है जो वो पलट नहीं सकते, क्योंकि अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट अलोंग विद ट्रेडिंग पार्टनर्स, बिजनेस, एवरीवन सेज कि इंडिया इज इनडिस्पेंसेबल एटलीस्ट फॉर कमिंग 40 से 50 साल। हमारे लिए अच्छा है, हमारे लिए बहुत अच्छा ही है, क्योंकि हमने जैसा कहा ना हम अमेरिका के अगेंस्ट है ना अमेरिका के साथ है, ना हम चाइना के अगेंस्ट है ना हम चाइना के साथ है, हम अपने साथ है और अपने अगेंस्ट नहीं है। बस यही है हमारी फिलॉसफी। तो ये वाली हम फिलॉसफी पाकिस्तान में भी अप्लाई कर देंगे, ना पाकिस्तान के साथ है ना पाकिस्तान के अगेंस्ट है। पाकिस्तान के अगेंस्ट कभी नहीं है। व्हेन डिड वी से कि हम पाकिस्तान के अगेंस्ट में है? साथ वाला तो एक्शन है ही नहीं हमारे आपके बीच में, बात तो सिर्फ अगेंस्ट होने की है। तो हम पाकिस्तान के अगेंस्ट में कभी नहीं है, तो पाकिस्तान हमारे अगेंस्ट में है। हमने कब पाकिस्तान के अगेंस्ट? एक बात बताइए आरजू जी, अफगानिस्तान में अभी आया है वो वन ऑफ द वर्स्ट अर्थक्वेक, सबसे पहले इंडियन पहुंच गए वहां पे, मोदी जी पहुंचे सबसे पहले। क्यों? वो तो मुसलमान थे। हमें तो क्या था, अगर हम इतने मुसलमान दुश्मन उनके चला अच्छा हुआ भाई, लेकिन नहीं, वो अफगानी हमारे भाई बहन है, मुसलमान है, हिंदू है, क्रिश्चियन है, फर्क नहीं पड़ता, हमारे भाई बहन है। हमें उनको जरूरत पड़ेगी, हम उनकी आवश्यकताओं पे जाएंगे। हम रिलीजन नहीं देखते, रिलीजन उनका पर्सनल मैटर है। तो फिर एक बात बताइए, आप हमारी आपकी दुश्मनी क्यों है? ये तो आपको समझना होगा ना। आप कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं समझ रहे हैं। जैसे मैं आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट बता, बड़ा मजेदार, एक यहूदी अगर अपने अल्लाह को छोड़ दे तब भी वो यहूदी रहता है, ठीक, क्योंकि उसका नेशन यहूदी का है। लेकिन एक मुसलमान अगर अल्लाह को छोड़ दे तो उसको मुसलमान कहेंगे आप? नहीं। दिक्कत यही है, लोग बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं समझ रहे हैं आपके यहाँ पे। तो मेरा ये है कि आप, रिलीजन बहुत अच्छा है, इस्लाम बहुत अच्छा, उसके साथ चलें, मगर भारतीयता वाला इस्लाम लाएं। जैसे एक मैं बड़ी मजेदार बात सुन रहा था, एक जूइश लड़की थी, वो कहती है हम हिंदूज हैं। वो कहती है कि हम, मतलब ये देखिए, ये भारतीयता ना, इसके आगे कोई नहीं भाई, ये गजब चीज है। वो जूस जो अपने आइडेंटिटी को किसी के साथ मर्ज नहीं करते, वो दुनिया में जूइश रहते हैं, लेकिन इंडिया में आके वो भी कहने लगे नहीं कि भैया हम जूस भी हैं, हम इंडियन भी हैं। इंडियंस को छोड़ना, इंडियन आइडेंटिटी को छोड़ना, इंडियन फिलॉसफी को छोड़ना, ये बहुत मुश्किल की बात है। इंडिया जो है वो सर सबको समाहित कर लेता है।
सर पाकिस्तानियों को तो आप बाद में समझाइएगा, ये तो चले टू नेशन थ्योरी करके और 1947 में इधर आ गए। वो जो उधर मुस्लिम्स रह गए, वो जो कल हजरत बल में पत्थर लेके ठका ठक लगे हुए थे, उन्हें तो कोई तमीज बताइए, उन्हें तो कोई तमीज सिखाइए। वो तो वहीं देखो रहते हैं ना, मुसलमान की हिंदुस्तानी है। प्रॉब्लम नहीं है, और देखिए और भारत की। वो वहां पे हजरत बल में जो वो पत्थर लेके और वो उस जो जो वहां पे लोगो लगा हुआ था, उसको जिस तरीके से वो तोड़ रहे थे, मैं तो मतलब मैं हैरान हो गई उनको देखे कि ये कर क्या रहे हैं। मतलब भारत की वो सेंसेस में भारत नहीं लग रहे थे मुझे। भारत की समस्या मुसलमान है ही नहीं। भारत की समस्या यहाँ का वो कम्युनिस्ट है जिसका नाम तो अभिषेक होता है, हम्म। मगर वो भारतीय कल्चर, भारतीय परंपरा, भारतीय सोच, भारतीय विश्वास सबसे नफरत करता है। मगर वो इस डिस्गाइज में है जो वो, अब वो है बेसिकली जिसको सेक्युलरिज्म कहते हैं। यहाँ पे सेक्युलरिज्म का मतलब है हम्म। इस्लामिज्म। भारत के सेक्युलरिज्म का सही डेफिनेशन है इस्लामिज्म, क्योंकि यहाँ का सेक्युलरिस्ट जो है वो हिंदुइज्म से नफरत करता है, इस्लाम से प्यार करता है। कल हमारे यहाँ ईद उल मिलाद नबी की छुट्टी थी, छुट्टी थी बकायदा। हम्म। हम्म। गोवा में 6-7% भी मुसलमान नहीं होंगे, और अकॉर्डिंग टू कुरान हम तो नजस हैं, मुशरिक हैं, तो हम तो घटिया लोग हैं, बेकार हैं, तब भी हम छुट्टी दे रहे हैं। अब आप सोचिए, क्या ये पाकिस्तान जो कि हिंदू धरती पे बना है, क्या पाकिस्तान के पंजाब में होली की छुट्टी होती है, रामनवमी की छुट्टी सिर्फ होती है? सिर्फ सिर्फ जो हिंदू कम्युनिटी है, सिर्फ उसको उनके लिए थोड़ा सा अनाउंस कर हाँ, देते हैं कि तो उनकी हिंदू छुट्टी, शासन है हालांकि तो होनी तो सबकी चाहिए, लेकिन ईद उनको उल चाहिए। मिलाद नबी पे मेरी छुट्टी थी ना भाई, हाँ। मैं तो हिंदू हूं। हम्म। ये मैंने कहीं नहीं देखा, यूरोप में भी नहीं देखा। यूरोप में भी ईद की छुट्टी नहीं मिलती, कजाकिस्तान में नहीं मिली, ये भारतवर्ष में हो रही है। नथिंग अगेंस्ट इट, बट भारत के ये जो कम्युनिस्ट है इनके मानसिकता को समझिए। ये न तो सेक्युलर है न तो कम्युनिस्ट है, ये बेसिकली इस्लामिस्ट है। अब मुझे नथिंग अगेंस्ट दैट। तो ये जो आपको दिखता है हजरत बल में ये जो पत्थर चलाते हैं, इनके पीछे ये है लोग जो इनको बताते हैं कि तुम करो। वरना डायरेक्ट अगर हिंदू यहाँ का और मुसलमान के बीच में बातचीत होती, मुसलमान समझ गया होता। लेकिन यहाँ का जो कम्युनिस्ट है वो अपनी धरती से इतनी नफरत करता है और उसको ज्ञान नहीं है। आप इनसे बैठ के बात कर लीजिए, इनसे इंटेलेक्चुअलिज्म बात कीजिए, नॉलेज पे, उस पे, वो सब नहीं है इनके पास। लेकिन ये जिसे कह लीजिए मदांध में है। तो मुझे सर वो तो बहुत ही मुसलमानों अजीब लगा मुझे सर, जिस तरह से नारे लगाए जा रहे थे, जिस तरह से पत्थर लेके तोड़ा किताबों में जा पढ़ रहा था। अच्छा, और वो, मजे की बात कि वही लोगों जिसको ये तोड़ रहे थे, जिसको ये देखने को तैयार नहीं थे, वो तो हर नोट के ऊपर प्रिंट है, वो तो जेब में रख के घूमते हैं। अरे भाई, तो आर्टिकल 370 किसने दिया कश्मीरियों को? सिर्फ मुसलमान होने के लिए। भारत की जो झंडा था उसमें हरे रंग क्यों डाला गया? खुश करने के लिए। इनको बात ही नहीं समझ में आ रही कि भाई उसका, अब क्या मैं बोलूं, अब गजवा ईमान उसका, अगर अगर तुम उसको ट्रूली रिलीजियस फ्रीडम देना चाहते हो तो उसको गजवा हिंद की फिर फ्रीडम। आप वो जो है ना, मैंने आपसे फिर कहा, मुझे मुसलमान मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, मुसलमान अच्छे लोग हैं। वो जो उस पर पत्थर मार रहे थे वो मुसलमान से ज्यादा उन कम्युनिस्टों के कहने पे मार रहे थे। कम्युनिस्टों ने, जो कि यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज का रूप लेकर के आए हुए हैं, जो कि हिंदुइज्म को खराब बताता है, कहता है ये नफरती थ्योरी है। गजवा हिंद उनकी थ्योरी में है, लेकिन नफरती हम हैं। ये यहाँ की किताबों में ये पढ़ा रहे हैं पिछले 100 साल से। हिंदुओं का परसिक्यूशन हुआ, लेकिन ये पढ़ा ये रहे हैं कि हिंदू परसिक्यूटर है, वो यहाँ पे माइनॉरिटी राइट्स की सेवा नहीं, प्रोटेक्शन नहीं करता। जब तक भारत की ये झूठी नैरेटिव को काउंटर नहीं करेंगे हम, तो ये तो बेचारे क्या है, ये कभी अशोक स्तंभ तोड़ेंगे, कभी मूर्ति को तोड़ेंगे, कभी ये जाके बंबई में जो है विजय स्तंभ को तोड़ेंगे। भाई ये तो दिमाग है ना, उसका दिमाग बनाया गया है। भारत को सेक्युलरिज्म कहना है, लेकिन विश्व मदन लोचान के केस में भारत की सरकार ने एफिडेविट फाइल किया कि जो शरिया लॉ है वो रहने देना चाहिए। शरिया लॉ इज लाइक एन आर्बिट्रेशन, उसको नहीं हटा देना चाहिए। सेक्युलर गवर्नमेंट में शरिया लॉ तुम चलाओगे? अगर कोई हिंदू बोले मनुस्मृति हम चलना चाहते हैं, तो वहां पे तुमने उसको कोर्ट दे दिए हैं। वहां पे उसको तुमने हिंदू मैरिजेस एक्ट और हिंदू सक्सेशन एक्ट दे दिया है। उसको ये कह रहे हो कि अगर तुम्हारे जो मनुस्मृति का लॉ जो है, अगर वो तुम्हारे फंडामेंटल राइट के साथ कॉन्फ्लिक्ट में आता है, तो मनुस्मृति का लॉ जो है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाएगा।
लेकिन अगर आपका जो शरिया लॉ है, और शरिया लॉ अगर जो है वो फंडामेंटल राइट से अगर कॉन्फ्लिक्ट में आता है तो अनकॉन्स्टिट्यूशनली होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि भैया शरिया लॉ पर्सनल लॉ नहीं है। आर्टिकल 13 की डेफिनेशन में मैं उतना उसमें नहीं जाऊंगा। सो देखिए, ये मुसलमानों की गलती नहीं है। यहाँ के जजेस की, आप सुप्रीम कोर्ट के डेफिनेशंस में देखिए, वो भारत की डेफिनेशन में ये लिखते हैं, भारत को डिफाइन करते समय, कि वो कोई एक फैज है। भाई साहब बड़ा अच्छा शेर है, उन्होंने कहा जी कारवां आता गया और वो बनता चला गया। भारत की डेफिनेशन 3,500 साल पहले की लिखी हुई है आरजू जी, मैं आपको दिखाना चाहता हूं। और आप देखिए कि आज से 3,500-4,000 साल पहले हमारे जो पूर्वज थे वो किस प्रिसीजन के साथ डिफाइन कर रहे थे अपनी। मैं आप लोग को दिखाना चाहता हूं, प्लीज इसको जरा स्क्रीन पे ला दीजिए जी। ये किताब है विष्णु पुराण, ठीक है। इसका चैप्टर 3 जो है बुक 2 का, वो है भारतवर्ष वर्णनम, यानी भारतवर्ष की वर्णन। इसका पहला वो है उत्तरम यस्य समुद्रस्य हिमाद्रयश्च दक्षिणम वर्ष तद भारतम नाम भारती यत्र संतति। इसका मतलब क्या है? द कंट्री दैट लाइज नॉर्थ ऑफ द ओशन एंड साउथ ऑफ द स्नोई माउंटेन्स इज कॉल्ड भारत। अब सुनिए अगले वाले श्लोक में क्या कह रहा है। द 7 मेन चेन्स ऑफ माउंटेन्स इन भारत, वो ही बता रहा है भारतवर्ष में कितने पहाड़ हैं, उन पहाड़ों के नाम बता रहा है। अब अभी और आपको बताते हैं अभी। तो आप देखिए पहाड़ों के नाम है महेंद्र, मलय, सहाय, सुक्तिमत, रक्त, विंध्या, परिपत्र। उसके बाद ये छोड़िए, यहाँ पे अब ये बताता है कि यहाँ पे जो लोग रहते हैं वो बहुत अच्छे रहते हैं। ये भी बता रहा है अगले वाले श्लोक में, अगर आप जाएंगी तो वो बताता है कि भारत के जो, जैसे अभी भारत 28 प्रदेशों में विभाजित है, ये बताता है अगले वाले में, द वर्ष ऑफ भारत, दैट मींस द कंट्री ऑफ भारत इज डिवाइडेड इनटू 9 पोर्शंस व्हिच आई विल नेम टू यू। वो है इंद्रद्वीप का सेरुमात, तामरवाना, घबासीमत, नागद्वीपा, सौम्य, गंधर्व, वरुणा, and the last and the 9th द्वीप is surrounded by the ocean। और ये बता रहा है कि and is 1,000 योजन फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। डिस्टेंस भी बता दिया कि नॉर्थ से साउथ में 1,000 योजन का डिस्टेंस है। अब उसके बाद देखिए भारत के बगल में कौन से देश रहते हैं ये उस समय बता रहे हैं। ऑन द ईस्ट ऑफ भारत ड्वेल द किरातास, जिसको वो बार्बेरियंस कह रहे हैं। ऑन द वेस्ट यवनास, इन द सेंटर रिसाइड्स ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्रास। ब्राह्मण में जो रहने वाले ह्यूमन बींग्स थे उनको कहता है कि यहाँ पे रहते हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्रास, ऑक्यूपाइड इन देयर रेस्पेक्टिव ड्यूटीज। जन्म से नहीं, वो कह रहा है ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य और जो शूद्र है वो अपनी अपनी ड्यूटियां करते हैं। वो क्या है? ड्यूटीज ऑफ सेक्रीफाइस, आर्म्स, ट्रेड एंड सर्विस। उसके बाद आप आगे आइए, द प्रिंसिपल नेशंस ऑफ भारत आर द कुरुज एंड द पंचालास इन द मिडिल ऑफ द। तो भारत में क्या बोलना चाह रहा हूं, ये जो हमारे जजेस ने भी भारत की ये डेफिनेशन नहीं लिखी, उन्होंने भारत की डेफिनेशन लिखी, कारवां आता गया और भी वो बनते चले गए भारत। तो जब लोग आते रहे, कारवां बढ़ता गया, वो जो भी कह लें। मैं क्या कह रहा हूं कि जब यहाँ का ये वर्ग है ना, जब तक ये नहीं सुधरेगा, क्योंकि देखिए आप बात तथ्य पे कीजिए, आप आर्ग्यूमेंट्स पे बात कीजिए, किताबों को पढ़िए, डॉक्ट्रिन्स पे बात कीजिए। मेरी थ्योरी है कि भैया एकम सत बहुधा विप्रावदंती, सब सही है, सब सत्य है। विद्वान लोग अलग अलग तरीके से बताते हैं, तो हम नफरती हो गए। हमको जूस कहता है ये गलत है, हमको मुस्लिम कहता है ये गलत है, हमको क्रिश्चियन कहता है इनका झूठा है भगवान, हमको मुस्लिम कहता है इनका झूठा है भगवान, हमको जूस कहता है इनका झूठा है भगवान। हम क्या कहते हैं? ये तीनों सच्चे हैं। ये तीनों कह रहे हैं कि हम झूठे हैं, और हम कह रहे हैं ये तीनों सच्चे हैं, और गलत कौन है जी? हम हैं। सर पता नहीं, अजीब लोग हैं, अजीब बात है। लेकिन मैं फिर भी आई थिंक कमिंग बैक टू ट्रम्प, तो ये ट्रम्प हो जाएगा भी। अभी रोहित दादा नहीं अगर वो थे तो उन्होंने बोलना था ट्रम्प चाचू, उन्होंने नाम रखा है उनका। तो ये बताइए ये अभी कितने दिन मजीद ऐसे रहने वाले हैं, या ये फिर से यू टर्न मारेंगे और फिर दोबारा भारत के अगेंस्ट और तमाम लोगों के अगेंस्ट बात करेंगे? क्या ये अपना जो टैरिफ वाला तमाशा है वो भी, उसको भी वापस लेने वाले कुछ ही दिनों में? देखिए ऐसा है कि ये जो स्टेटमेंट आई है ट्रम्प साहब की, वो उनको समझाया गया है। ये उनकी पर्सनल रिएक्शन, वो सवेरे उठ करके जो वो दे देते हैं रैंडम से स्टेटमेंट, ये वो नहीं।
उनको समझाया गया। यूरोपियन किसने यूनियन समझाया सर? यूरोपियन यूनियन से समझ गए वो? बिल्कुल, उनके अगल बगल के कोठरी के लोग, उनके सब लोग, उनका भाई किसी की तो बात सुनते होंगे ना वो। उन्होंने बताया कि आप इसको बिकॉज के एक के बाद एक स्टेटमेंट आ रहे थे कि 2 महीने में इंडिया घुटने पे आ जाएगा, उसके बाद इनके ब्राह्मण जो हैं वो इनकी पूंजीपति को लूट रहे हैं, उसके बाद ये है कि इंडिया इज अ महाराजा ऑफ टैरिफ, इंडिया इज यूक्रेन वॉर इज अ मोदीज वॉर। ये स्टेटमेंट्स ने बहुत बड़ा डैमेज कॉज कर दिया था। तो फिर जो उनके नियर कोटरी थी, जो उनके सिक्योरिटी अरेंजमेंट था, उनको समझाया गया कि भाई आप क्या कर रहे हो। उनको जब एससीओ का जो फोटो बाहर आया, वो जो वीडियो बाहर आया कि पुतिन साहब के हाथ, अब भाई आप नहीं समझ रही हैं, जो आपके लोगों के लिए इंडिया और मोदी है ना, जैसे ही मोदी का नाम सुनते हैं आपके यहाँ पे आधे लोगों की तो हालत खराब हो जाती है, गालियां बकना शुरू कर देंगे 99% लोग। वही हालत वेस्ट में पुतिन की है, आप समझिए। तो यदि इसको आप ऐसे समझिए कि आपका सबसे बड़ा दुश्मन है भारत, ठीक है, अगर भारत जो है वो जा करके अफगानिस्तान के साथ जब गलबहियां करता है तो जो आपको जलन होती है ना, ये वही चीज था। तो इसलिए वो उनको समझाया गया कि भाई ऐसे ना करें। प्रधानमंत्री मोदी को भी कहा गया, प्रधानमंत्री मोदी का भी जो 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 उनका वो था कि भाई आपने क्यों पाकिस्तान के मुद्दे पे आप इंटरफेयर कर रहे हो, उसको भी असुएज किया गया। फिर उसके बाद देखिए हमारे यहाँ तुरंत आने लगे आर्टिकल पब्लिक, जिसको पेड आर्टिकल्स कहते हैं, कि अरे वो जो ब्राह्मण का मतलब था वो बॉस्टन ब्राह्मण था, ये सब टाइप चीजें शुरू हो गई थी बिकॉज डैमेजेस वर सीरियस। तो बट नाउ दे हैव कम टू सेंसेस। आई कैन अश्योर यू कोई यू टर्न नहीं होगा। हाँ, लेकिन ये कि कल से सब चीजें नॉर्मल भी नहीं होंगी। अब ये नहीं है कि टैरिफ तुरंत हट जाएगा, ये भी नहीं है कि जो हमारे जो ट्रेड टॉक्स होते हैं तुरंत रिज्यूम हो जाएंगे। वो इट विल टेक सम टाइम, इट्स विल नॉट चेंज ओवरनाइट बिकॉज things have moved far ahead. Let's see how does it unfold in the future. But I can tell you, ट्रम्प साहब अब दोबारा भारत या मोदी को गाली नहीं देंगे, ये मैं आपको एश्योरेंस दूंगा। लेकिन सर आप लोग लास्ट में मैं ये जरूर पूछना चाहूंगी, आप लोग ये क्या पहले से एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ट्रम्प इस तरह का यूटर्न लेंगे, या आप लोगों के लिए सरप्राइजिंग है? आपको लगा कि है ये क्या हो गया, सुबह जैसे आपने न्यूज देखी आपको लग रहा था नहीं इन्होंने तो आना ही था, इन्होंने जाना क्या हमें छोड़ के? बिल्कुल पता था ये होना है। इट वॉज फोरगोन कंक्लूजन कि चीजें ऐसी होंगी। और या मोदी जी का चाइना जाना काम आ गया, जो मोदी जी चाइना गए, क्या उसने वो इसको एक्सपेडाइट कर दिया। जो काम 2 महीने में होना था वो काम 10 दिन में हो गया। ये तो आपको मानिए। वो अरे भाई चाइना की जो तस्वीरें आई उसने वेस्टर्न वर्ल्ड को हिला के रख दिया कि भाई एक मैं देख रहा था, एनालिसिस कर रहा था लड़का, वो कहता है कि पुतिन एंड मोदी एंड पुतिन वर होल्डिंग हैंड्स टुगेदर। फिर वो बोलता है और वाइस वर्सा, मतलब वो कह रहा था कि मोदी और पुतिन एक दूसरे का हाथ पकड़े थे। फिर वो कहता है नहीं नहीं नहीं, पुतिन मोदी का हाथ पकड़ा हुआ था। समझिए इन दोनों के स्टेटमेंट को, कि मोदी साहब पुतिन का हाथ पकड़े हुए थे या पुतिन साहब मोदी का हाथ पकड़े हुए थे, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। तो उसने ये वेस्ट को हिला के रख दिया था एससीओ समिट ने। उनके वो भाई वो कहे ये कर क्या रहे हैं डोनाल्ड ट्रम्प साहब। तो सर उसमें तो आप लोगों को सर थैंकफुल होना चाहिए। आपको तो ट्रम्प का इसलिए कि उनकी वजह से आप लोग चाइना के नजदीक हो गए, जिसके साथ कब से आप लोगों का झगड़ा चल रहा था या टेंशन चल रही थी। तो वो ट्रम्प की वजह से आप लोग जो है वो जाकर शी जिनपिंग के भी वहां से भी मुलाकात हो गई। हम किसी के दूर नहीं थे, हम किसी से दूर नहीं थे। ये तो शी जिनपिंग साहब ने किया था ना गलवान में, जो हमने तो नहीं किया था उनके उसमें घुस करके। तो वो तो फिर करेंगे सर, वो मानने वाले तो नहीं है। उन्होंने तो नहीं कहा कि वो क्लेम नहीं कर रहे वो जमीन को, गलवान को। उन्होंने तो एक जगह भी स्टेटमेंट नहीं दिया कि गलवान जो है वो भारत का है और हमारा नहीं है, या हम दोबारा अटैक नहीं करेंगे। वो तो फिर कर सकते हैं, फिर क्या करेंगे आप लोग? देखिए बहुत सी चीजें पढ़ने वाली होती है। उनका ओपनिंग सेंटेंस था इंडिया एंड चाइना आर ओल्ड सिविलाइजेशंस एंड ड्रैगन एंड एलिफेंट्स कैन डांस टुगेदर। तो ये बात आपको समझनी चाहिए थी। देखिए इंडिया की सिचुएशन बड़ी अच्छी है। चाइना कांट लूज एनिमोसिटी, चाइना कांट हैव एनिमोसिटी विद इंडिया, बिकॉज चाइना की एनिमोसिटी का मतलब है वेस्ट हमारे साथ जुड़ जाएगा तुरंत। और सेम चीज विद द वेस्ट, कि अगर हम चाइना के साथ जुड़ते हैं तो वेस्ट, तो हम कह रहे हैं ना हमारी अभी कम से कम 50-60 साल तक तो हमारी तो बल्ले बल्ले है, क्योंकि हम ऐसी जगह पे है कि हम दोनों जगह पे फिट ऐसे सर बल्ले बल्ले हम भी है यहाँ पर आपकी बल्ले बल्ले करने के लिए, हमें मत भूल जाया करें। जो आप ड्रैगन और एलिफेंट डांस कर रहे हैं सर, बीच में ड्रम तो हम ही बजाएंगे ना, इसी के फोटो बाद कहाँ है? फोटो आपके जो वो गए थे फील्ड मार्शल, तो उनकी फोटो
यार वो फोटो तो आपको मिल जाएगी, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि जो आप कह रहे हैं ना ड्रैगन और एलिफेंट डांस करके, तो सर बीच में ड्रम बजाने वाले तो हम ही होंगे, तो इसलिए हमें आप बिल्कुल इग्नोर मत कीजिए। ड्रम नहीं बजाएंगे, आप गाल बजा रहे होंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं करेंगे आप। देखिए पाकिस्तान को तो आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि शायद पाकिस्तान के अंदर कुछ कुछ समझ बदल रही है। अब मैं आपके समाज के अंदर नहीं रहता, लेकिन वही है कि पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी इतनी इतनी निगेटिव में है ना, लोग कहते हैं सांप पे भरोसा करो पर पाकिस्तान पे नहीं। ऐसे क्या पाकिस्तान सर, है, सर ऐसा भी ना कहें सर, इतने भी बुरे नहीं है हम। ठीक है, सांप पे भरोसा कर लो, पाकिस्तान पे भी कर लो। मैं पॉइंट आपसे दोनों ही काटेंगे। पॉइंट ये है कि देखिए नहीं नहीं सर, हर सांप नहीं काटता, कोई कोई ऐसे निकल भी जाता है। नहीं काटते सब है, जहरीला कोई होता। मैं ये हाँ। कह रहा हूं कि देखिए ऐसा है आरजू जी, पाकिस्तान नीड्स टू वर्क ऑन ओनली वन थिंग। मैं अपनी समझ से बता रहा हूं, पाकिस्तान डबल स्टैंडर्ड छोड़े भाई, झूठ बोलना छोड़े, क्रेडिबिलिटी अर्न करे। अगर इस्लामिक है तो फिर गो ऑन द पाथ ऑफ इस्लाम, फुल फ्लेजेड अफगानिस्तान। अगर इस्लामिक नहीं है तो फिर फुल फ्लेजेड गो ऑन द पाथ ऑफ चाइना। सर दोनों तरफ, एक तरफ खड्डा है, दूसरी तरफ खाई है, कोई आप खड्डा किधर हमें नहीं, फेंक रहे हैं? कोई नहीं, कोई नहीं, हमें ना चाइना इंडोनेशिया बनना है ना, ना हमें अफगानिस्तान बनना है। नहीं, चाइना के पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन मत दिए, डेवलपमेंट इकोनॉमिकली की मैं बात कर रहा था। कल इंडोनेशिया के जो राष्ट्रपति थे उनको भी बुलाया गया था उस परेड में, जो विक्ट्री परेड थी चाइना की। आपने देखा उन्होंने ग्रीट कैसे किया था चाइनीज प्रेसिडेंट को? आप आज ढूंढिएगा, वो यूं करके गए। और नहीं अगर आप कहेंगी तो मैं आपको अभी सर वो दिखा तो हम भी करते हैं, हमारे यहाँ हमारे प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब भी ऐसे मिलते हैं सर, हमेशा। आसिफ अली जरदारी मैंने साहब तो को आप कभी नहीं देखें। देखा। आप क्या तो यूं मैं है भेज भाई। दूंगी। नहीं नहीं सर, यूं वो अब करते हैं आसिफ अली जरदारी साहब, सिंध में सर, सिंध के इलाके के ना सर, सिंध में अभी तक इस तरह ग्रीटिंग्स की ये जाती हैं। सिंध में क्या, पाकिस्तान की बात की, ये सिंध फिंध क्या होता है? अरे सिंध पाकिस्तान सर। में कोई अगर नमस्ते कह दे, राम राम कह दे, एक तो ऐसी मानसिकता है कि भाई अगर आपके कोई हैं तो हमारे गलत क्यों हैं? दोनों की राम राम कहने में क्या बुराई है? ऐसी क्या वो है कि भाई राम राम कह देंगे तो बुरा हो जाएगा? ये समझना भाई, राम इस धरती के थे भाई, पूरे लाहौर की ग्रीटिंग राम राम होनी चाहिए। बिल्कुल। तो ये बात मुझे नहीं समझ में आ रही है कि आप लोग क्यों अपने आप से नफरत कर रहे हो, अपने पूर्वजों से। यही आपको समझना होगा चाइना से, यही सर आपको बावली समझना है। होगा। इंडोनेशिया में गणेश जी की एक बहुत बड़ी मूर्ति है जो एक पर्वत पे रखी हुई है। उनका ये मानना है कि इस मूर्ति से वहां पे वोल्केनो नहीं पड़ता। बड़ी सी उनकी एक बहुत बड़ी हाँ हाँ। है, समझ रहे हैं? तो वो उसको हिंदू मुसलमान सारे, वहां का मुसलमान वो कहता है कि भाई देखिए, हमने किसी परिवर्तनवश अपना धार्मिक वो बदला, रिलीजन बदला है, हम कल्चर नहीं बदल सकते, कल्चरली हम हिंदू हैं। और वो वहां के जो आए राष्ट्रपति, उन्होंने कहा कि भाई मेरा डीएनए तो इंडियन है। आप क्या, तो एक साहब कह रहे कि हमारा डीएनए अच्छा हुआ इंडियन नहीं निकला, भाई मैं तो निकल गया वो सेंट्रल एशिया का। और सेंट्रल एशिया से बड़े करप्ट कहीं नहीं है। सबसे बड़े करप्ट चोर जो पॉलिटिशियंस है आज की डेट में, वो सेंट्रल एशिया के हैं। आप जाके सर पूछिए। हमारी तो आज एक सर, हमारी एक पुरानी टीवी एक्ट्रेस हैं, उन्होंने तो आज स्टेटमेंट दिया कि पाकिस्तान में जो फ्लड आ रहा है ना, वो इसलिए आ रहा है क्योंकि पाकिस्तान में अक्सर जगह जो मतलब आधे रात को या लेट नाइट जो है, यहाँ पे हम कौन सी कंट्री, बैंकॉक बना देते हैं हम, अच्छा इसलिए इसके लिए मतलब उनका ख्याल था कि अफगानिस्तान में म्यूज पाकिस्तान में, अफगानिस्तान पाकिस्तान बैंकॉक बन जाता है रात को। तो मैंने कहा ऐसे में तो फिर बैंकॉक का सबसे पहले डूब जाना चाहिए था, या उसका करेक्ट, कुछ हो वन जाना चाहिए वेरी था। गुड आर्गुमेंट। दूसरा, अफगानिस्तान में तो पिछले 5 सालों से प्योर इस्लामिक राज है। हम्म। तालिबान कब आया था अर्जू जी? मुझे याद नहीं आ रहा है। दो 2000। सर 19 में आया था, 2019 में शायद, अरे ये ये 20 अभी में। अभी जो अमेरिका छोड़ के भागा है। हाँ हाँ, मैं वही कह रही हूँ ना, 2019 या 2020 में आया है। अभी अभी 3 साल हुए मेरे ख्याल, 3 साल हुए, तो फिर 21 में आया होगा। भाई चले 2021 मान लेते हैं हम, ठीक है, 4 साल हो गए। प्योर शुद्ध इस्लामी प्रिंसिपल। उनके तो हिसाब से सर, हर एक का अपना ही इस्लाम है पाकिस्तान में। मेरी बात तो सुनिए, उन्हीं सबका हिसाब और सऊदी अरब का कुछ और इस्लाम है, अफगानिस्तान का कोई और अरे इस्लाम बेटा है, इसका तो कोई इलाज ही नहीं पाकिस्तान है में कुछ भैया। और चल रहा है, अरे आपके यहाँ बाप कुछ और चल रहा है, आपके यहाँ लोग कुछ और हमारे यहाँ को तो कुछ चल ही नहीं रहा, हमारे यहाँ हिंदू आप नफरत क्या, चल रही है। आप क्या अजीब ही किस्म के लोग हैं आपके भी। वो हिंदू नफरत चल रही है और कोई इस्लाम नहीं चल रहा है। इस्लाम से यहाँ किसी को प्यार नहीं, हिंदू नफरत। आप भी वही करते हो। देखिए मेरी बात सुनिए,
और हम लोग इस्लाम से प्यार करते हैं। हम तो अरबिया के इस्लाम को बहुत प्यार करते हैं, अरब्स को हम बहुत प्यार करते हैं, जो अच्छे अरब्स हैं। मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि तालिबान तो 4-5 साल से शुद्ध इस्लामी राज से चल रहा है, वहां क्यों आ गया ये आपका भूकंप? अरे ये तो उन और मैडम को ही पता होगा ना, जैसी आप एक स्टेटमेंट देनी है, मैंने थोड़ी बोला है। मस्ती बताने जा रहे हैं, प्रोग्राम कीजिए इसके ऊपर। तालिबान के उसमें जो रबल गिरा, जब बिल्डिंगें गिर गई तो जो महिलाएं थी उनको पुरुष बचा ही नहीं रहे। हाँ, बचा ही नहीं रहा, उनको सामान भी नहीं दिया जा रहा। नहीं, वो क्यों नहीं बचा रहे? क्योंकि वो छू नहीं सकते उनको। हाँ, तो वो दबी हुई है, वो हाथ दे रही, नहीं दूसरे की लड़की। अरे भाई हेलो, पागल है सर, ये इनका दिमाग खराब है। नहीं पागल कौम है नहीं, दिमाग। हम पागल नहीं है भैया। नहीं, आपको नहीं कह रही मैं, अफगानिस्तान वालों को कह रही हूँ कि वो मतलब लेडीज को बचा नहीं रहे, उनको सामान नहीं दे रहे जो हेल्प के लिए वहां पे भेजा गया है, वो लेडीज को नहीं मिल रहा, ये बात भी की जा रही है। तो ये तो बिल्कुल ही अजीब ही किस्म के लोग हैं। इनके साथ तो अमेरिका ठीक ही कर रहा था, लेकिन खैर। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, मैं किसी को बुरा नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ कि मैं तो बुरा कहूंगी सर, क्यों लेडीज को क्यों नहीं बचा रहे भाई, लेडीज को सामान क्यों नहीं दे रहे, ये अजीब किस्म के लोग हैं। गलत है ये तो बताइए। हाँ, गलत है, बिल्कुल गलत है। मतलब बेचारी लड़की जो उसको एक तुम खाली हाथ देके खींच सकते हो, इसलिए नहीं कि उसका हाथ क्या हो जाएगा, चूक दोगे तो भाई मनुष्य है वो, चमड़ा ही है और क्या है भाई, प्रोटीन है ये, केराटिन है, और क्या है ये। बकरी होती तो शायद निकाल लेते, बकरी लड़की नहीं निकालती। ये भी सही आपका, गुड वन। People of Afghanistan, I love them. They are good people, but this is really sorry. बिल्कुल ऐसे ही सर, बहुत अफसोस होता है देखकर, लेकिन क्या करें, लोगों को अकल ही नहीं आती और ना ही कोई ह्यूमन राइट्स वाले वहां पर जाते हैं और इनको कोई छितर उत्तर मारे और इनको ठीक करें। बहरहाल बहुत शुक्रिया कि आपने आज ज्वाइन किया, और उन तमाम लोगों का भी शुक्रिया जो आज आए और उन्होंने हमारी बात सुनी, और बहुत जल्द फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।